नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे टू पॉपुलेशन टेस्ट के बारे में। टू पॉपुलेशन टेस्ट जो हमारा स्टैटिस्टिकल का एक पॉइंट है, तो उसके एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है दैट इज अ न्यू ड्रग इज टू बी प्रपोज्ड एट द लोअर द कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक नया ड्रग इंट्रोड्यूस किया गया है और randomized control that the designed to be evaluate that the efficiency of the medicated lowering the कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। उसके लिए में 30 पार्टिसिपेंट्स लिए गए हैं। दैट इज न्यू ड्रग के लिए 15, दैट इज N1, और प्लेसबो करके दूसरा है, दैट इज N2। ओके, जो प्लेसबो है वो पहले से ही हमारा ड्रग था और हमने न्यू ड्रग जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज ईच पार्टिसिपेंट टू बी आस्क्ड फॉर देन असाइन ट्रीटमेंट, और उसको 6 वीक के लिए ट्रीटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन है इज देयर स्टैटिस्टिकल एविडेंस दैट रिड्यूस द मीन ऑफ द टोटल कोलेस्ट्रॉल ऑफ द पेशेंट टेकिंग द न्यू ड्रग। ओके, तो नए ड्रग लेने से क्या फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि N1 और N2 हमारे पास यहाँ पे हैं 15-15, जो कि लेस देन 30 है। याद रखना बच्चों, जब भी ये लेस देन 30 हो जाता है तो हमारा काम होता है कि हमें टी टेस्ट अप्लाई करना है। तो टी टेस्ट के लिए हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो किस तरह से क्या एग्जाम्पल किया जाएगा देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो μ1 है, μ1 और μ2, यानी कि जो हमारे पास प्लेसबो था और वो और नया ड्रग दोनों इक्वल है ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर दोनों का मीन एवरेज है यानी इक्वल है दोनों का एवरेज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज न्यू ड्रग न्यू ड्रग इज नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर μ1 जो हमारे पास प्लेसबो था पहले वाला, उससे अगर दूसरे का मीन ज़्यादा आता है दैट इज μ2, तो हम कह सकते हैं कि न्यू ड्रग इज इफेक्टिव। तो ये होता है हमारे पास रूल जिसे हम H0 यानी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट इज H1 कहते हैं। यहाँ पे हम टी टेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो टी कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास है जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से दैट इज x⁻1 माइनस x⁻2। ओके, और अपॉन में अंदर लिखेंगे अंडर रूट s² ब्रैकेट में 1/N1 प्लस 1/N2, जिसे हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। ओके, तो ये फाइंड करने के पहले हमारे पास यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हम पहले s² फाइंड करेंगे। s² फाइंड करना है तो s² फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो s1² है ब्रैकेट में n-1 प्लस s2² है और n-1। यहाँ पे n1 है -1 करेंगे, यहाँ पे n2 -1 करेंगे, और उसके अपॉन में हमारे प्लस है n1 प्लस n2 -2। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन में आप देख सकते हो, जो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दैट इज S1 दे रखा है हमारे पास। ओके, S2 दे रखा है 28.7 और 30.3, और मीन दे रखा है हमारे पास 195.9 एंड 227.4। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करेंगे। तो S1² जो हमारे पास था 28.7, उसका स्क्वायर कर लेंगे। जो फर्स्ट n, दोनों n हमारे पास 15 है, तो यहाँ 15 - 1। ओके, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 30.3 जो हमारा S2 था।
उसका स्क्वायर ब्रैकेट में 15 माइनस 1 होल अपॉन हम लिखेंगे फर्स्ट n1 दैट इज 15 n2 जो कि 15 है और -2। तो अगर हम 28.7 का स्क्वायर करेंगे और 15 माइनस 1 से यानी 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11,531.66। और यहाँ पे अगर 30.3 का स्क्वायर करके 15 माइनस 1 यानी कि 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12,853.26 और होल अपॉन 15 + 15 30 और 2 माइनस करेंगे तो 28। तो इसको एडिशन करके डिवाइड बाय 28 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 870.89। ये हमारा स्टैंडर्ड स्क्वायर हो गया, एस स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूला के अंदर हम अप्लाई करेंगे तो x बार 1 हमारे पास था 195.9 और x बार 2 जो हमारे पास था 227.4 और जो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज अंडर रूट एस स्क्वायर हमारे पास मिल गया 870.89 ब्रैकेट में 1/n1 जो कि 15 था और n2 जो कि हमारे पास 15 था। सो ऊपर अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा -31.5 और इसका डिविडेशन करेंगे तो इसको हम पहले 1/15 और 1/15 जो कि हमारे पास है यानी कि 2/15 हो जाएगा तो 870.89 इंटू 2 डिवाइड बाई 15 जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 116.12 और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देते तो -31.5 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा दैट इज 10.7758। सो आंसर इज हमारे पास आता है यहाँ पे -2.92। ओके, ये हो गया हमारी z कैलकुलेटर वैल्यू। अभी हमें z टेबल वैल्यू भी चाहिए तो t टेबल वैल्यू चाहिए। तो t टेबल वैल्यू का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो होता है कि 1% हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल है, ओके, और n-2 सॉरी, तो n1 + n2 करके टोटल n हो जाएगा जो जिसके हिसाब से हम देखा जाए तो t 0.01 और n हमारे पास 30 था तो 28। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो आती है 2.467। सो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि t कैलकुलेटेड वैल्यू जो होता है वो मॉड्यूलस में लिखा रहता है और t टेबल वैल्यू जो हमारे पास होता है इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो होता है 2.92 और ये होता है 2.467। तो इसका मतलब ये होता है ये ज़्यादा हो गया, दैट इज 2.92 इज ग्रेटर देन 2.467। सो इसका मतलब हो गया हमारा H0 रिजेक्ट हो जाएगा। ये हमारा रूल बनता है जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी अगर ज़्यादा आती है तो टेबल वैल्यू से तो H0 रिजेक्टेड हो जाएगा। H0 रिजेक्टेड का मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ पे लिखा था कि न्यू ड्रग इज नॉट इफेक्टिव, ये गलत हो गया। इसका मतलब सही हो गया कि न्यू ड्रग इज इफेक्टिव। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर न्यू ड्रग इज इफेक्टिव। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए जाए तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह के था। An experiment is to be conducted, एक एक्सपेरिमेंट किया गया और whether than intensive tutoring that is covering a great deal with the material fixed amount of the time, यानी एक ही इतने ही समय के अंदर
आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो इट्स कॉल्ड इंटेंसिव ट्यूटोरिंग होता है। वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा देन द पेस ट्यूटोरिंग। दैट इज पेस ट्यूटोरिंग का मतलब छोटे टाइम के अंदर, यानी लेस मटेरियल, कम मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कम एग्जाम्पल दिए जाएंगे और उतने ही टाइम के अंदर काम किया जाएगा। सो रैंडमली चूजन द ग्रुप यहाँ पे सेपरेटली दिया गया है एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया गया उनका, और रिजल्ट जो है हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 नीचे दिया गया है। में 5% सिग्निफिकेंस लेवल अप्लाई करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा N1 और N2 जो है वो दोनों इज ग्रेटर देन 30, 30 से ज़्यादा है। ओके, दैट इज मोर देन 30। अगर मोर देन 30 होता है तो हम Z टेस्ट अप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू यानी आंसर भी दे रखा है, नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एग्जाम्पल के अंदर शुरू करेंगे। मीन भी दे रखा है और स्टैंडर्ड डिवीएशन भी दे रखा है, तो Z टेस्ट फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है कि जो इंटेंसिव ट्यूटोरिंग है और पेस्ट ट्यूटोरिंग है, दोनों के बारे में। तो क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि मान लेंगे कि μ1 यानी कि जो आपके पास पेस्ट ट्यूटोरिंग है और उसका एवरेज और नया जो है दैट इज इंटेंसिव ट्यूटोरिंग, तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि आपका जो इंटेंसिव ट्यूटोरिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे इंटेंसिव ट्यूटोरिंग is not more effective. ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर हुआ कि ये पेस्ट ट्यूटोरिंग से इंटेंसिव ट्यूटोरिंग अगर ज़्यादा हुआ है ना, तो उसको दैट इज μ1 इज लेस देन μ2, तो इंटेंसिव ट्यूटोरिंग जो है आपके पास वो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन के अंदर किस तरह से दिया गया है, ओके, इंटेंसिव 1 में दिया रखा है, ओके सॉरी, तो हम उसके हिसाब से इंटेंसिव 1 है तो उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इंटेंसिव 1 है तो इंटेंसिव ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन, दैट इज इंटेंसिव ट्यूटोरिंग is more effective. ओके, चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे बोला हमने कि जो हमारे पास N1 है और N2 जो है वो दोनों ही हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 30 है। अगर दोनों ही ग्रेटर देन 30 है तो Z टेस्ट अप्लाई होता है, तो हम यहाँ पे Z टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, तो Z टेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमें Z कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है। अब Z का जो फॉर्मूला है, उस Z का फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला हमारे पास है x बार माइनस 1 अपॉन x बार 1 माइनस x बार 2 अपॉन यहाँ पे होता है S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2, और ये होता है रूट के अंदर, राइट। तो अगर इसका हम अगर फॉर्मूला कैलकुलेशन किया जाता है तो किस तरह से उसका आंसर आएगा अगर यहाँ पे उसका वैल्यू देखे जाए तो हमारे पास क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। x बार 1 46.31 और x बार 2 हमारे पास 42.79, S1 भी है और S2 भी है। ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज 46.31 जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था x बार 1, और 42.79 जो कि हमारा x बार 2 था। यहाँ पे अगर लिखे तो हमारे पास S1 जो हमारे था 6.44, उसका स्क्वायर करेंगे अपॉन N1 जो कि हमारे पास 32 था। S2 देखा जाए तो 7.52, उसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय 28। ओके, तो इसका अगर हम आंसर निकालें तो ऊपर आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा
और आंसर आ जाएगा 3.52। और नीचे अगर दोनों का कैलकुलेशन किया जाए तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से आता है। 6.44 का अगर हम स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आंसर आएगा 1.29605 प्लस अगर इसका लेंगे कि 7.52 का स्क्वायर करके डिवाइड बाई 228 करेंगे तो आंसर आएगा 1.4881। ओके, तो इसके हिसाब से 3.52 और नीचे अगर दोनों का एडिशन करके हम उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.6685, जो डिवाइड करने पे आंसर आता है 2.1095, तो हम इसको 2.11 कंसिडर करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू। अब यहाँ पे टेबल वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो z टेबल वैल्यू की बात करें तो टेबल वैल्यू तो हमारे पास है, फिक्स है, जिसके अंदर z टेबल वैल्यू के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रेटर देन यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे वन टेल हो जाएगा। और सिग्निफिकेंस लेवल क्वेश्चन में 5% दिखाया गया था, तो 5% के हिसाब से वन टेल का हम देखेंगे, है ना। ये होता है हमारा z टेबल वैल्यू। तो z टेबल वैल्यू जो हो वो हमारे पास मिल जाता है 1.645। तो ये हमारा टेबल वैल्यू है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका कि z कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कि हमें मॉड्यूलस में चाहिए, और z टेबल वैल्यू। ओके, तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा आया 2.11 और टेबल वैल्यू आएगी 1.645। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन हो गया, जिसका मतलब हम कह सकते हैं दैट इज H0 रिजेक्टेड। अगर H0 रिजेक्टेड हो जाएगा तो H1 हमारा जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो था हमारा H0 था और ये जो था हमारा H1 था, जिसे हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव कहते हैं। तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा आंसर होगा, दैट इज इंटेंसिव ट्यूटोरिंग इज नॉट मोर इफेक्टिव। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि इंटेंसिव ट्यूटोरिंग is not more effective. तो ये होता है हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा है कि यहाँ पे डज राइट और लेफ्ट हैंडनेस हैंड हाउ द फास्ट पीपल टाइप, यानी लेफ्ट हैंडेड होता है या राइट हैंडेड होता है, तो कौन ज़्यादा स्पीड में टाइपिंग हो सकता है, कौन ज़्यादा फास्ट होता है। सो रैंडम सैंपल लिए गए स्टूडेंट्स के, जो कि टाइपिंग क्लास ऑफ द गिवन इन द टाइपिंग स्पीड टेस्ट, उनको टेस्ट लिया गया। ओके, और रिजल्ट्स आर कंपेयरिंग, रिजल्ट को कंपेयर किया गया। सिग्निफिकेंस फॉर द टेस्ट इज 0.10, यानी आपको अल्फा दे रखा है 10%, जिसे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। ओके, और यहाँ पे सैंपल वैल्यू टेस्ट दे रखा है। आप देखो दोनों सैंपल वैल्यू हमारा 30 से कम है, दैट इज लेस देन 30। अगर लेस देन 30 होता है तो हमारे पास टी टेस्ट एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वेदर दे आर एनी डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप इन आइदर डायरेक्शन, कोई फर्क पड़ता है इससे कि नहीं पड़ता। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। सो पहले हम लिखते हैं कि भी जो वन हम कंसिडर करेंगे वो राइट हैंडेड को करेंगे, राइट हैंडेड, और जो टू कंसिडर करेंगे वो लेफ्ट हैंडेड को करेंगे।
ओके, चलो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन के अंदर। सो पहले अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि दिस μ1 और μ2 अगर दोनों की स्पीड सेम है, सो नो, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो दैट इज लिख सकते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट हैंडर एंड राइट हैंडर। ओके, हम पूरा लिखते नहीं, यहाँ पे शॉर्ट लिख दिया। और इस अगर दोनों में अगर एक भी स्पीड कम या ज़्यादा हुई, दैट इज नॉट इक्वल टू μ1 एंड μ2। सो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, देयर इज significance difference between right hander and left hander। ओके, सो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टी कैलकुलेशन। तो पहले टी कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टी कैलकुलेटेड वैल्यू की क्वेश्चन हमने उस फॉर्मूला हमने आगे भी देखी थी, x⁻1 माइनस x⁻2 अपॉन एस स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 प्लस 1/n2। ये अंडर रूट में हमारे पास था, जिसे हम स्टैंडर्ड एरर भी कह सकते हैं इसके डिनोमिनेटर को। यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन एस स्क्वायर भी कर लेंगे। एस स्क्वायर के लिए कैलकुलेशन था हमारे पास s1 स्क्वायर ब्रैकेट में n1 माइनस 1 प्लस s2 स्क्वायर ब्रैकेट में n2 माइनस 1, और नीचे हमारे पास लिख देंगे दैट इज n1 प्लस n2 माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इसके हिसाब से अगर हम निकालें, तो क्वेश्चन जो हमारे पास था, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी टेबल के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि S1 हमारे पास था 5.7 और ये था 4.3, N1 हमारे पास 16 और 9 था। ओके, तो कैलकुलेशन लिख लेते हैं। तो S1 जो हमारे पास था दैट इज 5.7 स्क्वायर, पहले हमारे पास 16 था तो 16 माइनस 1, और S2 जो हमारे था 4.3 उसका स्क्वायर, और सेकेंड में n था हमारे पास 9, तो 9 माइनस 1, नीचे 16 n1 9 n2 और -2। तो अगर इसका हम निकालें 5.7 का स्क्वायर कर दें और 16 माइनस 1, ओके, और 4.3 का स्क्वायर करके इंटू 8 कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 23 कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.6204। ओके, ये हमारे पास एस स्क्वायर मिल गया। अगर ये फॉर्मूला के अंदर हम ये अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻1 और x⁻2 हमारे पास 55.8 और 59.3 था। एस स्क्वायर हमारे पास मिल गया 27.62, आप लिख सकते हो डायरेक्टली। n1 हमारे पास जो कि 16 था और n2 जो था हमारे पास 9 था। ओके, अब आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। हाँ, वर्किंग में अगर मैं दिखा दूँ तो 1/16 और 1/9 को अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 9 + 16 और नीचे 69 × 144, तो आप यहाँ पे 25/144 यानी आप डायरेक्ट अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो कि आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 27.62। इसको आप 25 डिवाइडेड बाय 144 अगर आप कर लोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.1897 और इंक्लूडिंग स्क्वायर रूट भी हमने निकाल दिया इसका। ओके, तो हम यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली लिखें तो आंसर आएगा 55.8 माइनस 59.3, तो -3.5 हमारे पास है। और इसका अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट हमने जो निकाला दैट इज ये क्वेश्चन दैट इज 2.1897। तो डिवाइड करने पे आंसर मिल जाएगा -1.598। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा कैलकुलेशन वैल्यू दैट इज टी
जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड किया है वो कैलकुलेटेड वैल्यू मॉड्यूलस में लिखेंगे, और जो टी टेबल वैल्यू है वो टेबल वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो एज पर टेबल वैल्यू कैलकुलेशन किया जाए तो टेबल वैल्यू, टी टेबल वैल्यू की बात करें तो टी टेबल वैल्यू के हिसाब से अगर हम लिखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास होता है टी n1 प्लस n2 माइनस 2 और अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि अल्फ़ा बाई 2 क्यों लिखेंगे? बिकॉज इट्स अ टू टेल। यहाँ पे हमने देखो नॉट इक्वल टू का साइन किया हुआ है। नॉट इक्वल टू का साइन मतलब होता है, ये सही से हम लिखते इसको, तो ये नॉट इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू यानी ग्रेटर देन लेस देन दोनों होगा, तो भी जो अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल है उसको हम डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे n हमारे पास जो था वो 16 प्लस 9 माइनस 2, और अल्फ़ा लेवल जो हमारे पास था 5% था, सॉरी 10% था, तो यहाँ पे हम 5% हो जाएगा, दैट इज़ 0.05। ओके, यानी टी टेबल वैल्यू के हिसाब से हमें देना है 23 अंदर 0.05 के अंदर हम देखेंगे टेबल वैल्यू, तो हमें इसकी टेबल वैल्यू मिल जाएगी। ये टेबल वैल्यू हमारे पास करीबन आती है 1.714, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया गया था। यहाँ पे देखो टेबल वैल्यू नहीं, टेबल वैल्यू नहीं दे रखी, टेबल वैल्यू इसके अंदर आपको ढूंढना पड़ता है। ओके, सो टी टेबल वैल्यू हमारे पास आ गया, दैट इज 1.598। ओके, और ये जो टेबल वैल्यू आ गई 1.714। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया 1.5 इज लेस देन 1.794। इसका मतलब ये हो गया कि आपका H0 जो है वो एक्सेप्टेड हो गया। अगर H0 एक्सेप्टेड हो जाता है तो आपको सिंपल यहाँ पे जो स्टेटमेंट है H0 का, यानी कि नल हाइपोथेसिस का, जो कि हमने यहाँ पे H0 ले रखा था, और H1 जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन लेफ्ट हैंडर एंड राइट हैंडर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस between लेफ्ट हैंडर एंड राइट हैंडर। ओके, तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। आशा है आपको ये तीनों एग्जाम्पल के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हैव अ गुड डे।